हम लोगों ने न्यूक्लियर टेक्निक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था टारगेट मटेरियल। कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस में एक टारगेट मटेरियल होता है और एक रेडिएशन होती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टारगेट मटेरियल किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको किस तरह से कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बीम रेडिएशन या बीम एनर्जी। ये हमारे पास है बीम एनर्जी या बीम रेडिएशन। अब जो बीम एनर्जी है, बीम इंटेंसिटी है या बीम ऑफ रेडिएशन है, उसको हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसको हम प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। ये हमारे पास एक मैटर है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा है, ये हमारा टारगेट मटेरियल है। इसके ऊपर आके एक रेडिएशन फॉल करेगी, ठीक है। ये रेडिएशन है और ये इस पे आके फॉल कर रही है। ये रेडिएशन, इसको हम कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल। अब ये जो रेडिएशन है, ये किसी भी रेडिएशन पे, किसी भी मैटर पे आके फॉल करेगा। उसके बारे जिस मैटर पे उसने आके फॉल करना है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हम उसको किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कहाँ हम उसको स्टोर करते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसको जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशंस के बारे में, कि जो बीम एनर्जीज़ हैं, बीम इंटेंसिटीज़ हैं या बीम ऑफ रेडिएशन है, उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो उसकी मेजरिंग के फर्स्ट मेथड है डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम उसे किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख के उस जो डिफ्लेक्ट होगा उसके थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। अब जब हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे हम लो एनर्जी एक्सेलरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लो एनर्जी एक्सेलरेटर्स में साइक्लोट्रॉन्स आ जाते हैं। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या चीज़ होती है, कोई भी रेडिएशन, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी बीम, अगर वो स्लो मूव कर रही है तो उसे हम फास्ट कर सकते हैं, और अगर वो फास्ट मूव कर रही है तो हम उसे स्लो डाउन कर सकते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर। तो जो लो एनर्जी एक्सेलरेटर्स हैं उसके थ्रू भी हम बीम ऑफ रेडिएशन को या एनर्जी ऑफ रेडिएशन को या इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब लो एनर्जी एक्सेलरेटर्स में कौन कौन से एक्सेलरेटर्स आ जाते हैं, उसमें साइक्लोट्रॉन्स आ जाते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर आ जाता है, वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर आ जाता है, या वैन डी ग्राफ मशीन्स आ जाती हैं। इनके थ्रू हम लोग जो एनर्जी है उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इसको मेजर कर सकते हैं। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी हम लोग इन रेडिएशंस को मेजर कर सकते हैं। फिर हम इनकी फील्ड स्ट्रेंथ को या इनके ऑर्बिट रेडियस को भी मेजर करके इनकी रेडिएशन की एनर्जी को डिटरमिन कर सकते हैं। हम फ्रीक्वेंसी मेथड से या फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट से भी एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स करते हैं इन रेडिएशंस की। उसके थ्रू भी हम इसकी एनर्जी को डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट करते हैं उसके थ्रू हम लोग इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर से भी हम एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एब्जॉर्प्शन मेथड से भी एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम न्यूट्रॉन फ्लक्स की मेजरमेंट भी इसके थ्रू कर सकते हैं। अब न्यूट्रॉन फ्लक्स क्या होता है, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑल फ्री न्यूट्रॉन्स पर यूनिट टाइम एंड वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन फ्लक्स। न्यूट्रॉन की एनर्जी को हम डिटरमिन कर सकते हैं, उसकी जो फ्री वॉल्यूम है या हम कहते हैं उसका एक्टिवेशन क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके थ्रू हम न्यूट्रॉन फ्लक्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। फ्लक्स मॉनिटर्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग उसके एक्टिवेशन क्रॉस सेक्शन एरिया को डिटरमिन कर सकते हैं। अब जो फ्लक्स मॉनिटर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ होता है वो है गोल्ड फ्लक्स मॉनिटर। हम गोल्ड फ्लक्स मॉनिटर को यूज़ करके उसकी एक्टिवेशन क्रॉस सेक्शन एरिया को डिटरमिन करते हैं। जब हम उसकी एक्टिवेशन क्रॉस सेक्शन एरिया को डिटरमिन कर लेंगे तो उसके थ्रू हम लोग न्यूट्रॉन फ्लक्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको पहले हम प्राइमरी मॉनिटरिंग करते हैं उनकी, उसके बाद हम उसकी सेकेंडरी मॉनिटरिंग करते हैं। तो प्राइमरी मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है फेराडे कप। अब फेराडे कप जो है ये एक इंसुलेटेड इलेक्ट्रोड होता है। इसमें इंसुलेटेड इलेक्ट्रोड होता है जिसमें जो बीम पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ जाके स्ट्राइक करते हैं और वो उन्हें कैप्चर कर लेता है। जितना चार्ज उस फेराडे कप पे बिल्ड होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे
चार्ज पर पार्टिकल से। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कप की कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है उसके थ्रू भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। जितनी इसकी वोल्टेज चेंज हुई है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुई है, उसके थ्रू भी हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V है, तो स्टार्टिंग पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियोमीटर से डिटरमिन करते हैं। उसके बाद जो फाइनल आएगी उसको भी पोटेंशियोमीटर से करेंगे, और दोनों में जो डिफरेंस आया है, मतलब जितनी पोटेंशियल फॉल हुई है या जितना पोटेंशियल चेंज आया है, वोल्टेज ड्रॉप हुई है, वोल्टेज चेंज आया है, उसके थ्रू फिर हम इसके चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब फैराडे कप हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट वन है कि उसमें इंसुलेशन हमने बहुत अच्छी रखनी है। दूसरा, वो कप जो है वो बहुत ही हाई वैक्यूम में ऑपरेट होना चाहिए। डेप्थ ऑफ कप, मतलब कप की डेप्थ ऐसी होनी चाहिए कि वो उसमें कैप्चर हो जाए, ताकि हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को डिटरमिन कर सकें। जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करनी है उसका एरिया इतना होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ से स्केप ना हो सके। हमारे पास फर्स्ट वन था फैराडे कप। ठीक है, पहला जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल्स की मॉनिटरिंग के लिए या उसकी डिटर्मिनेशन के लिए। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है कैलोरीमीट्री। तो कैलोरीमीट्री फैराडे कप से ज़्यादा एडवांस मेथड है और फैराडे कप से ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। इसमें हम लोग सर्कुलेटिंग बीम यूज़ करते हैं, मतलब जो एक्सेलरेटर यूज़ करें। एक्सेलरेटर क्या होता है, मैंने आपको भी बताया है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लोग जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए या उनको फास्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैलोरीमीट्री में हम यूज़ करते हैं सर्कुलेटिंग बीम एक्सेलरेटर्स होते हैं, और ये ज़्यादा एक्यूरेसी से पार्टिकल्स की जो मॉनिटरिंग करता है या पार्टिकल्स को डिटरमिन करता है, उसकी एनर्जी के बारे में हमें ज़्यादा एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, अगर हमारे पास जितने भी रेडिएशंस हैं, अगर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर एनर्जी हो गई है, तो उसके लिए फिर हम लोग काउंटर टेलीस्कोप्स यूज़ करते हैं। काउंटर टेलीस्कोप्स के अंदर हम न्यूक्लियर इमल्जन्स को यूज़ करते हैं। अब सेकेंडरी बीम्स कौन सी होती हैं? प्राइमरी तो वो होती हैं जो आके टारगेट के साथ हिट कर रही हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल हैं। सेकेंडरी बीम्स होती हैं जो वहाँ से निकल के, मतलब अब रेडिएशन जो है उसने इंटरेक्ट किया, उसके बाद वो रेडिएशन सारी की सारी तो एब्जॉर्ब नहीं हुई। वो हम क्या करते हैं, हम इन मेथड्स को कैलिब्रेट कर लेते हैं। उसके बाद उसका प्रिकॉशंस ये हैं कि इसकी लीनियरिटी ठीक है या नहीं है। ये काफ़ी टाइम तक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फैराडे कप है, कैलोरीमीट्री है या टेलीस्कोप्स हैं, ये काफ़ी टाइम तक एक ही जैसी रीडिंग्स देती हैं या एक ही रेडिएशन के लिए डिफरेंट रीडिंग्स तो नहीं दे रही। तो ये थोड़ी बहुत उसकी प्रिकॉशंस और कैलिब्रेशन करके हम लोग सेकेंडरी बीम के लिए भी वही जो चार्ज पार्टिकल्स के लिए हमने यूज़ किया था, प्राइमरी के लिए हमने जो यूज़ किया था, वही हम सेकेंडरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। हम जब भी कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल बनाएंगे तो वो 100% प्योर कभी भी नहीं होगा, या हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो फ्री ऑफ कंटेमिनेशन नहीं होगा। उसमें बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ भी बन जाएंगी, उसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। तो इसमें हम इसकी सेपरेशन करते हैं, उसे हम केमिकल सेपरेशन कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसमें एट अ टाइम एक से ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो हमने अपने जो डिज़ायर प्रोडक्ट है हमने उसको सेपरेट आउट करना होता है, या जब हम टारगेट मटेरियल बना रहे होते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हमने अलग करना होता है। हम बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम लोग एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। आप लोगों ने एनालिटिकल मेथड्स में पढ़ा होगा कि एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम सेपरेशन के लिए, या हम जिनको केमिकल टेक्निक्स कहते हैं। तो सेम इसी तरह से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी न्यूक्लियर टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लेकिन इन टेक्निक्स में और जो हमारे पास एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनमें कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या कंपैरिजन होता है, उसमें उनका प्रोसीजर सेम होता है, उसमें उसका मेथड सेम होता है। उसी तरह से जैसे अगर हमने कोई प्रेसिपिटेशन मेथड करना है तो होगा बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उसमें चेंजिंग क्या होगी। सबसे पहला है टाइम फैक्टर। अब जब हम लोग अपनी लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, केमिस्ट्री लैब में, टाइम फैक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन जब हम लोग न्यूक्लियर लैब की बात करते हैं तो उसमें हम टाइम फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनकी बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। सेकेंड हमारे पास है हाई यील्ड या लो यील्ड। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने यील्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, हमने टाइम फैक्टर को इम्पोर्टेंस देनी।
अगर 5 मिनट में हमें 2 माइक्रोग्राम मिल रहा है और 10 मिनट में हमें 10 ग्राम मिल रहा है, तो हम शॉर्ट हाफ लाइफ को, शॉर्ट टाइम फैक्टर को प्रेफर करेंगे कि हमें कम टाइम में बेशक कम प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा हम इंक्रीज कर दें। प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, पहले माइक्रोग्राम में थी फिर एकदम से ग्राम में आ गई, लेकिन हम लोग फिर भी टाइम फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। उसके बाद लास्ट वन है केमिकल प्योरिटी। तो केमिकल प्योरिटी भी इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट होती है, कुछ रिएक्शंस में, हर रिएक्शन में नहीं। जैसे अगर हम लोगों ने एसिड की एप्लीकेशन करनी है या कोई सिंपल रिएक्शन करना है तो उसमें प्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन अगर हमने टारगेट मटेरियल को प्रिपेयर करना है, कोई रेडियो एक्टिव प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए केमिकल प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास है मेथड्स कौन कौन से हैं, सेपरेशन टेक्निक्स टू प्रोड्यूस कंटेमिनेशन फ्री टारगेट्स। फर्स्ट वन हमारे पास है प्रेसिपिटेशन मेथड। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेंट्स यूज़ होते हैं वो होते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा रेयर अर्थ फ्लोराइड्स यूज़ होते हैं, क्यूपेरिक सल्फाइड्स यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में हम लोग केटाइन और एनाइन रिजन्स यूज़ करते हैं, या हम एक्सचेंजर्स यूज़ करते हैं, केटाइन एक्सचेंजर्स और एनाइन एक्सचेंजर्स। केटाइन एक्सचेंजर जो है वो हमारे पास है एम्बर लाइट, IR1, उसके अलावा डॉक्स। और एनाइन एक्सचेंजर वो भी डॉक्स यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्स 50 यूज़ होता है, एनाइन एक्सचेंजर में डॉक्स 1 यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वोलेटाइजेशन, को हम वोलेटाइल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ये सेम टू सेम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वैसे ही जैसे हमने पार्टीशन कोफिशिएंट को डिटरमिन किया था उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इथाइल ईथर यूज़ करेंगे, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आइसोप्रोपाइल यूज़ करेंगे। तो उसमें हम लोग किसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, जितने भी मेटल क्लोराइड्स हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आयरन, गैलियम और टाइटेनियम का जो क्लोराइड्स हैं उनको भी हम ईथर्स के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। लास्ट वन है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा वो गिवन होगा, उसके अलावा आर की वैल्यू गिवन होगी, टेम्परेचर गिवन होगा, इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, फेराडे कांस्टेंट गिवन होगा। तो इन सब के थ्रू और एक्टिव कंसंट्रेशंस भी गिवन होंगी, या हम लोग एक्टिव कंसंट्रेशन को तो इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लोग इसको डिटरमिन कर सकते हैं।